नमस्कार। पिछले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की है वो प्रशासनिक सुधारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने वो एक विशाल दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण, और इस विशाल दिल्ली सल्तनत पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए तथा विद्रोही प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी पर्याप्त रूप से संगठित और केंद्रित करने का प्रयास किया। इसी के तहत उसने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में वो आवश्यक सुधार कर संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को वो केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। इन्हीं प्रशासनिक सुधारों में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी वो एक प्रकार से पुनः संगठित कर निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, बलबन की मृत्यु के बाद जो सल्तनतकालीन न्यायिक व्यवस्था थी वो एक प्रकार से पुनः वो अस्त व्यस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस न्यायिक व्यवस्था को पुनः संगठित करके इसे निष्पक्ष बनाने का, एक प्रकार से निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करने का प्रयास किया। यद्यपि सल्तनत काल में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके ऊपर धर्माधिकारी वर्ग यानी उलेमा वर्ग का है वो अत्यधिक प्रभाव था, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने न केवल प्रशासन बल्कि न्यायिक व्यवस्था में भी उलेमा वर्ग के प्रभाव को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया, और उसने न्यायिक पदों पर धर्माधिकारी वर्ग के स्थान पर योग्य और कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप उसकी न्यायिक व्यवस्था है वो अधिक कुशल और निष्पक्ष रूप से है वो स्थापित करने में वह सफल रहा, क्योंकि उसने धर्माधिकारी यानी उलेमाओं को है वो न्यायिक व्यवस्था में पदस्थापित करने के स्थान पर उसने योग्य और कुशल व्यक्तियों को है वो न्यायिक अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई थी उस केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था में ये सर्वोच्च शिखर पर स्वयं सुल्तान यानी सुल्तान ही सर्वोच्च न्यायाधीश था जिसका निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान के बाद जो केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था थी उसमें दूसरे नंबर पर सद्र-ए-जहां जिसे काजी उल कुजात भी कहा जाता था सर्वोच्च न्यायाधीश था। यानी सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर जो केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश था उसे सद्र-ए-जहां या काजी उल कुजात कहा जाता था। काजी उल कुजात के नीचे न्यायिक व्यवस्था में यानी जो केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था थी उस केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था में काजी उल कुजात के नीचे नायब काजी हम होते थे जिनकी सहायता के लिए अदल नामक न्यायिक कर्मचारी भी होते थे। नायब काजी के नीचे केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था में जो न्यायिक अधिकारी होते थे वो मुफ्ती कहलाते थे। ये केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था थी, न कि प्रांतीय न्यायिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें ये एक प्रकार से पदानुक्रम था। इसके अलावा अलाउद्दीन द्वारा स्थापित इस केंद्रीय न्यायिक व्यवस्था में अमीर-ए-दाद नामक एक गैर न्यायिक अधिकारी भी अमीर-ए-दाद नामक एक गैर न्यायिक अधिकारी भी होता था। इस अमीर-ए-दाद का प्रमुख कार्य जो प्रभावशाली जो लोग होते थे उन प्रभावशाली लोगों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना इस अमीर-ए-दाद का प्रमुख कार्य होता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने न्यायिक व्यवस्था में उलेमा वर्ग के नियंत्रण को समाप्त कर उसके स्थान पर योग्य व्यक्तियों को है वो नियुक्त करने की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप वह एक कुशल और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था है वो स्थापित करने में वो पूर्णतः सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी के जो तीसरा सुधार था वो था पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था में सुधार करना।
पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था में सुधार करना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है वो एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था और अपनी इसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण अलाउद्दीन ने वो एक विस्तृत दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। यद्यपि वो अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप एक विस्तृत दिल्ली सल्तनत स्थापित करने में सफल रहा, किंतु इस विस्तृत दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था बनाए रखने, इस सल्तनत के ऊपर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाने और विद्रोही प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक कुशल पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था संगठित करना अत्यंत ही आवश्यक था। अलाउद्दीन खिलजी यद्यपि अनपढ़ था, किंतु उसके बावजूद वो एक योग्य प्रशासक था और उसने इस विशाल दिल्ली सल्तनत में वो शांति व्यवस्था बनाए रखने, उसके ऊपर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और विद्रोही प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए कुशल है वो पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया। अलाउद्दीन सल्तनत काल में जो बड़े बड़े नगर होते थे, उनमें जो प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय कोतवाल के पद पर है वो योग्य और विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, क्योंकि संपूर्ण नगर का प्रशासन और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, वो कोतवाल के ऊपर है निर्भर करती थी। इसके अलावा नगर से संबंधित जो अन्य प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे कि दीवान रियासत, यानी दीवान रियासत, जो कि एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित एक विभाग था। यह दीवान रियासत नामक विभाग कोतवाल के अधीन ही कार्य करता था। इसी प्रकार शहना नामक जो अधिकारी होता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित एक दंड अधिकारी होता था, वो भी कोतवाल के अधीन कार्य करता था। इसी प्रकार मुहद्दिस, जो कि प्रजा के नैतिक आचरण पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख अधिकारी थे, वो भी कोतवाल के अधीन कार्य करते थे। इन सभी अधिकारियों पर वो नियंत्रण कोतवाल का होता था और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कोतवाल के पद पर है वो अत्यंत योग्य और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप वह बड़े बड़े नगरों पर है वो अपनी नियंत्रण को प्रभावी बनाने में सफल रहा और उसकी जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, उसकी सफलता का कारण भी अलाउद्दीन की पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था को ही माना जाता है। यद्यपि जो गुप्तचर व्यवस्था थी, सल्तनत काल में सर्वप्रथम केंद्रीय गुप्तचर विभाग के संगठन का जो श्रेय है वो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को दिया जाता है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान-ए-बरीद कहा जाता है। इस केंद्रीय गुप्तचर विभाग दीवान-ए-बरीद का जो अध्यक्ष था वो बरीद-ए-मुमालिक कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद अस्त व्यस्त हो चुके इस गुप्तचर विभाग को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। योग्य और अनुभवी तथा कुशल गुप्तचर उसके द्वारा नियुक्त किए गए और उसकी इस गुप्तचर व्यवस्था की कुशलता के ऊपर जियाउद्दीन बर्नी ने भी वो एक प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-बरीद को पुनः संगठित कर आरिज-ए-मुमालिक के पद पर है वो योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया। इस आरिज-ए-मुमालिक के अधीन, आरिज-ए-मुमालिक नहीं, बरीद-ए-मुमालिक, क्योंकि केंद्रीय जो गुप्तचर विभाग था वो बरीद-ए-मुमालिक, दीवान-ए-बरीद जो केंद्रीय गुप्तचर विभाग था उसे दीवान-ए-बरीद कहा जाता था और दीवान-ए-बरीद यानी केंद्रीय गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था वो बरीद-ए-मुमालिक कहलाता था। इस बरीद-ए-मुमालिक के अधीन अनेक बरीद और मुनहियान कार्य करते थे। बरीद है वो एक प्रकार से संदेश वाहकों को कहा जाता था, जबकि मुनही या मुनहियान संदेश एक प्रकार से सूचनाओं को एकत्रित करने वालों को कहा जाता था। यानी बरीद जो कि संदेश वाहक थे और मुनहियान यानी कि सूचना एकत्रित करने वाले, ये बरीद-ए-मुमालिक के अधीन कार्य करते थे। इन पदों पर भी
अत्यंत योग्य और कुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी शीघ्र ही वो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी की जो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी, चाहे उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली हो, चाहे उसकी भू राजस्व व्यवस्था हो, चाहे एक प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण, उनकी सफलता के पीछे उसकी सबसे बड़ी जो कारण है वो अलाउद्दीन की गुप्तचर व्यवस्था को ही माना जाता है। जो जियाउद्दीन बर्नी है उसने भी अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन की गुप्तचर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसकी यानी सुल्तान की अनुमति के बिना कोई हिल भी नहीं सकता था। बड़े बड़े नगरों में लोग अपने घरों में भी बातें करने से घबराते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रकार से गुप्तचर व्यवस्था की कुशलता को ही प्रकट स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने कुशल पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था स्थापित कर प्रशासन पर है वो अपना नियंत्रण बनाए रखने में है वो या प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा था। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था, उसकी भू राजस्व व्यवस्था के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।